नमस्कार बच्चों, अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगला लेके उपागम हमारा यानी कि अप्रोचेस कौन कौन से थे। तो हमने अभी कुछ अप्रोचेस के बारे में बात करी। एक हमने बात कर ली थी अपना ये बाल केंद्रित शिक्षण के बारे में बात की, ठीक है। अब आगे बढ़े अगर लेते हुए तो दक्षता आधारित शिक्षण। दक्षता आधारित शिक्षण का मतलब क्या होता है? दक्षता मतलब क्या होता है? दक्षता मतलब होता है दक्ष होना किसी चीज में, है ना। किसी चीज में दक्ष होना, किसी चीज में परफेक्ट होना। जैसे हर इंसान हर एक चीज में परफेक्ट नहीं होता है, दक्ष होना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्किल बेस्ड लर्निंग, किसी कौशल विकास जिसे कहते हैं, कि एक निपुणता होना किसी में। कि हमारी एक व्यावसायिक योजना भी चलाई गई थी, व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया था, जहाँ पर ये रखा गया, जैसे कि बोलते नहीं कि एक आर्ट साइड होता है, एक साइंस साइड होता है, एक कॉमर्स साइड होता है। तो कॉमर्स में वाणिज्य को रखा गया था, लेकिन वाणिज्य की जगह पर व्यवसायिक को रखा गया। व्यवसायिक कहने का मतलब यहाँ पर तात्पर्य ये था कि गांधी जी ने कहा था कि कौशल विकास की योजना से जोड़िए बच्चों को, कि बच्चा अपने आप एक रोजगार करने के लिए सक्षम हो जाए। पढ़ाई भी चलती रहे, पढ़ाई के साथ अगर उसको कोई जॉब मिल जाती है, कोई नौकरी उससे मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो भी वह एक व्यवसाय करने के लिए सक्षम है, कुशल है, योग्य है, दक्ष है, ठीक। तो वही दक्षता आधारित शिक्षण की बात करी गई है कि किसी भी छात्र के अंदर किसी चीज के लिए उसको दक्ष होना जरूरी होता है। कि मान लीजिए उसके अंदर ज्ञान है, हम ये जानते हैं कि एक सेकेंड क्लास के बच्चे के अंदर एक मिनिमम लर्निंग लेवल होता है, मिनिमम लर्निंग एक न्यूनतम अधिगम स्तर होता है उसका, ये हम जानते हैं। कि दूसरी कक्षा का बच्चा इतना बता पाएगा, तो हम उस प्रकार से उससे पूछते हैं कि 5 साल का बच्चा अपना नाम पता बता सकता है, नाम बता सकता है, पिता का नाम बता सकता है, ठीक, माता का नाम बता सकता है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं। तो मिनिमम कितना है, न्यूनतम कितना, ये उम्मीद हमारी हम बता रही है, और उसको उस चीज में उसकी न्यूनतम दक्षता पे हमें दक्ष करना है। तो वही दक्षता आधारित शिक्षण है कि दक्षता का अभिप्राय व्यावसायिक योग्यता अर्जित करना, ज्ञान एवं उच्च स्तर की अवधारणा प्रस्तुत करने की योग्यता है। दक्षता का अर्थ है छात्रों को कार्य कुशलता और सम्यक ज्ञान देना। कार्य कुशलता कहने वाले जो भी कार्य हम सिखा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई जो भी उसको सिखा रहे हैं, उसके ऊपर उसको दक्ष बनाना, परफेक्ट बनाना, रिजल्ट जो है सही देना, कि हाँ ये हो जाए कि पहली कक्षा का बच्चा इतना ज्ञान आना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए, तो हाँ उतने ज्ञान के लिए उसको हम दक्ष बनाएं। न्यूनतम को लेके चलते हैं हम मैक्सिमम को लेके नहीं चलते हैं, समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार से तो हम जब ये बात करते हैं तो उसी के आधार पर हम उनके उद्देश्यों की भी चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए एक दक्षता आधारित शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं दक्ष बनाने के लिए, छात्रों को दक्ष बनाने के लिए हम कुछ उद्देश्यों को बात करते हैं कि मेरा कुछ मोटो है, हमारा कुछ उद्देश्य है जिसके कारण हम छात्रों को दक्ष बना सकें। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे बोलते हैं कि संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, बोधात्मक विकास। हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो बच्चों के संज्ञान का विकास करते हैं। संज्ञान का मतलब कहने का मतलब आता है कि उसके ज्ञान का विकास करते हैं, उसके सारी इंद्रियों का विकास करते हैं, कि उसको प्रॉपर सब चीज़ों का आभास हो, हर चीज़ को प्रॉपर सुन सके, बोल सके, एहसास कर सके, सबके गुणों अवगुणों के बारे में बता सके, चीज़ों की जानकारी उसे होना, ठीक। तो इस मामले में उसको हम ज्ञान उपलब्ध कराते हैं जितनी उसकी आयु है मानसिक। उसके बाद भावों से जोड़ते हैं। भावों से मैंने कहने का मतलब है हाव भाव को बताना, कि गर्म है तो कैसे बताएगा, ठंडा है तो कैसे बताएगा, बुरा लगा तो कैसे बताएगा, अच्छा लगा तो एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे, सारे भावों को जागृत करना। बोधात्मक, जो भी शिक्षक समझा रहा है उसको ज्ञान आ रहा है कि नहीं, समझ पा रहा है कि नहीं, स्मृति में जा रहा है कि नहीं उसकी। तो ये 3 बातें जो थी वो दक्षता आधारित शिक्षण में थी। मतलब इससे पहले जो शिक्षण हुए जितने भी उपागम हुए उनमें ही जोड़ी गई कि बच्चे का, छात्र का संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए, छात्र का भावात्मक विकास होना चाहिए, छात्र का बोधात्मक विकास होना चाहिए।
लेकिन दो इसमें उद्देश्य और जोड़े गए, जो वो थे कि एक था परिमाणात्मक, दूसरा अन्वेषणात्मक। परिणामात्मक क्या होता है कि जो भी आपने सिखाया उसका रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला, ये मालूम होना जरूरी होता है। क्या आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, बड़बड़ करते जा रहे हैं, उसको आया भी कि नहीं, इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं। तब उसके लिए आप क्या करते हैं, आप विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं कंडक्ट करते हैं, ओरल मौखिक क्रिया कराते हैं, मौखिक टेस्ट भी ले लेते हैं। तो उससे आपको परिणाम मालूम चलता है कि हाँ हमने इतना पढ़ाया था और बच्चे को इतना याद हो गया। अगला जुड़ा गया अन्वेषणात्मक। अन्वेषणात्मक मतलब होता है, इसको अगर मैं सरल कर दूं तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, या यूं कह लीजिए रिसर्च, किसी चीज के लिए खोज करना। जैसे मान लीजिए हमने कुछ बताया, कोई शब्द कठिन था, मैंने अपने तरीके से बहुत कोशिश की उसको सरलार्थ करने की, सरल करने की, इजी करने की, ताकि छात्र समझ जाए। लेकिन फिर भी कुछ छात्र होते हैं जो उस शब्द को उतनी बारीकी से नहीं पकड़ पा रहे, ठीक, तो उसमें क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर शब्द की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या उस पर्टिकुलर वाक्य की या परिभाषा की या वक्तव्य की और गहराई तक जाते हैं, या किसी और लोगों से समझते हैं। जब 4-5 लोगों से समझते हैं तब किसी एक से उसको इतनी बारीकी समझ में आया था, तब उसको वही विषय वस्तु जो थी वो सरल लगने लगती है। तो ये होता है अन्वेषण। तो अभी तक हमारे बातें थी हर चीज से जुड़ी थी, संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, बच्चे का बोधात्मक। लेकिन दक्षता आधारित शिक्षण में 2 उद्देश्य और ऐड किए, और वो थे परिणामात्मक और अन्वेषणात्मक। परिणामात्मक जैसे कहते हैं रिजल्ट क्या हुआ आपके पढ़ाने का, उसको ज्ञात होना चाहिए। अन्वेषणात्मक, आप कोई भी चीज कठिन है, कोई भी चीज आपने उसको सरल बताई, लेकिन उसका और इन्वेस्टिगेशन रिसर्च करके आपने ये पता लगाया कि नहीं, अभी भी कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको प्रॉपरली समझ में नहीं आई। कब मालूम चला आपको, जब आपने टेस्ट वगैरह लिया तो आपको आउटपुट नजर में आया कि हाँ पूर्णतः अभी भी कुछ बच्चे ऐसे शेष बचे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। अब आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है वो आपको मालूम चला। अब उसके द्वारा आपने फिर से अपनी लर्निंग जो है, या सिखाना जो है, या टीचिंग जो है, शिक्षण कार्य, वो उस वे में करने लगे ताकि आप छात्रों को दक्ष बना सके। ठीक, अब हम इनके कुछ पॉइंट्स पे कार्य करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कहते हैं क्रियाविधि, कि दक्षता आधारित शिक्षण में क्या क्रिया है। दक्षता छात्रों के स्तर के अनुकूल हो, दक्षता छात्रों के स्तर के अनुकूल हो, कि छात्र किस कक्षा का है, कौन सी उसकी मानसिक आयु क्या है, उसके अनुकूल होना चाहिए दक्षता आधारित शिक्षण। जो आप शिक्षण करा रहे हैं स्किल बेस्ड लर्निंग का, बच्चों में कौशल प्रदान करने बनाने के लिए, तो वो छात्रों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। कौन सा स्तर, मानसिक स्तर। अभ्यास कार्य के दौरान छात्रों के थकान का विशेष ध्यान दें। आप प्रैक्टिस डे करा रहे हैं, बच्चे को ओरल प्रैक्टिस करा रहे हैं, और उसके दौरान आप उनकी थकान को भी ध्यान दें। ये नहीं कि आप कह रहे हैं 20 बार उसको रिपीट करिए। छात्रों को दक्षता विकास है तो मतलब अभ्यास कार्य के दौरान छात्रों की थकान का विशेष, कि आप कोई भी चीज उनको अभ्यास कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, उस दौरान छात्रों की थकान का विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप कौन सी चीज कितनी बार करा रहे हैं। एक ही दिन में सोचें कि रटा के बैठ जाएंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, हरासमेंट नहीं करनी चाहिए। आप बच्चों को डेली 5 बार 10 बार, कोई लिमिटेशन होती है वहाँ रखें, क्योंकि बच्चे को कई कक्षाएं पढ़नी होती हैं, कई विषय पढ़ने होते हैं, कोई आपका ही अकेले का विषय वो उसको नहीं पढ़ना पूरे दिन में। तो उस हिसाब से चलिए कि बच्चे को उबाऊ क्लास ना लगे। आगे बढ़े तो छात्रों को दक्षता विकास हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप जो भी कौशल विकास उसके अंदर करना चाहें, क्राफ्ट मेकिंग करवाना चाहते हैं, कोई और कार्य में कुशलता कराना चाहते हैं, तो आप प्रोत्साहित करिए। आप जब खुद इतना अच्छा करेंगे तो वो अपने आप अट्रैक्ट होगा उस कार्य को करने के लिए, और सरल वे में, इजिएस्ट वे में। आपने बहुत सी ड्राइंग देखे होंगे, जब कभी कभी ड्राइंग टीचर ड्राइंग बनवाते हैं तो बड़े कठिन होते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स आते होते हैं जो नंबर्स से ड्राइंग बनाना सिखाते हैं, तो वो नंबर से जब बताते हैं तो लगता है कि बहुत ईजी है, तो स्टेप स्टेप में तो बच्चा एक जिज्ञासु होता है कि हाँ ये तो हम भी बना सकते हैं, तो उसके अंदर ड्राइंग के प्रति जागरूकता आ जाती है, या यूँ कहिए रुझान आ जाता है। दक्षता को तात्कालिक जीवन से संबंधित करना। दक्षता को तात्कालिक यानी कि जो जीवन चल रहा है
उसके अकॉर्डिंग दक्षता को उससे दक्षता को तात्कालिक जीवन से संबंधित करना। कहने का मतलब है कि जो भी आप सिखा रहे हैं वो छात्र के जीवन से संबंधित हो। छात्र जिस क्लास को पढ़ रहा है उस क्लास से, उस कक्षा से, उसकी एज से, उसके वातावरण से संबंधित हो। ठीक है, एक्स्ट्रा भी बहुत ज़्यादा नहीं सिखाना चाहिए जो उसके उम्र से, एज से ऊपर चली जाए बात। तो ये हमारा है दक्षता आधारित शिक्षण। अब अगले हम नए शिक्षण की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि उपागम की तरफ बढ़ते हैं, तो उसको ध्यान देते हैं। चलिए हम अपने अगले उपागम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक जिसे कहते हैं रेमेडीज। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग। अब ये रेमेडियल टीचिंग क्या है? देखिए, जिस प्रकार से निदान वर्ड एक डॉक्टरी भाषा में जैसे कहते हैं निदान, उसी तरीके से डॉक्टरी भाषा में ही उपचार वर्ड भी आता है। ठीक है, अब जैसे किसी का आप उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, किस चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये भी तो मालूम होना चाहिए। पेशेंट जब आता है, पेशेंट डॉक्टर के सामने आके बैठता है, तो क्या डॉक्टर तुरंत उसको प्रिस्क्राइब करता है ये मेडिसिन खाइए, वो मेडिसिन खाइए, वो मेडिसिन खाइए? पहले उसकी बीमारी जानता है कि आखिर वो किस चीज़ का पेशेंट है, कौन सी बीमारी है। निदान के द्वारा पेशेंट की कमजोरियां और कठिनाइयां हमें मालूम होती हैं कि इसकी क्या वीकनेस है, क्या कमजोरियां हैं, क्या इसकी बीमारी है और कैसी बीमारी है। ये सारी चीज़ें हमें निदान के दौरान मालूम चलती है। ठीक, बाकी बची बातें हम उसका अल्ट्रासाउंड कराते, ये टेस्ट फला टेस्ट कराते, उन टेस्टों के जरिए हमको उसकी बातें मालूम चलती कि इसके अंदर ये बीमारी है। अब उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिसे कहते हैं उपचार करना। उपचार डायरेक्ट नहीं करते, उपचार बाद में करते। तो उसी प्रकार से अगर हम इसको अब शिक्षा से जोड़ें, टीचर को स्टूडेंट की, शिक्षक को छात्र की पहले कमजोरियों को जानना चाहिए कि उसकी कमियां क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, उसका सलूशन कैसे होगा। उसके बाद उसे सॉल्व करना चाहिए, यानी कि उसका उपचार करना चाहिए, उसको हल करना चाहिए उसकी समस्याओं को। मान लीजिए किसी छात्र के अंदर लेखन की कमी है, लेखन की अशुद्धता है, पढ़ने की अशुद्धता है, बोलने की अशुद्धता है, ठीक, समझने के लिए। तो इन बातों को जब हम जान जाते हैं, सभी बच्चों में तो होती नहीं है, किसी किसी बच्चों में ये होती है कक्षा में कि सारे बच्चे पढ़ने में वीक होते हैं, सारे बच्चे रीडिंग में वीक होते हैं, सारे बच्चे लिखने में राइटिंग खराब होती है, ऐसा तो नहीं। तो जब हम जान जाते हैं कि कुछ छात्रों में ये बातें हैं या जिन छात्रों में ये बातें, उनके लिए हम ये उपचारात्मक जो टीचिंग है, रेमेडियल टीचिंग जिसे कहते हैं, वो करते हैं। ठीक, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार वह निदान परीक्षण ही है, जिनके द्वारा अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ, कमजोरियाँ, अक्षमताओं एवं परेशानियाँ आदि के कारणों का पता लगाया जाता है कि आखिर कारण क्या है, जिनके कारण इसके अंदर ये कमजोरियां हैं, उनको जाना जाता है। निदानात्मक परिणामों के उपरांत, कहने का मतलब है जब हम उन चीज़ों को जान लेते हैं, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण की उचित रूप से व्यवस्था की जा सकती है। अर्थात जैसा निदान वैसा उपचार। जैसे मान लीजिए हमें किसी ने बताया कि उस कक्षा में सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तो फिर हम पढ़ाने की प्रक्रिया कैसे रखेंगे? नॉर्मल, जब सब अच्छे ही हैं तो ज़्यादा मुझे विशेष मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से जैसा पढ़ाते हैं वैसा हम पढ़ाएंगे, वो बच्चे समझ जाएंगे। लेकिन जब हमें मालूम चलता है कि उसमें पूरी तरीके से हम जानकारी ले लेते हैं कि हाँ, कुछ छात्र ऐसे हैं जो मध्यम गति से समझ जाते हैं, कुछ छात्र जो होते हैं वो एवरेज हैं, जो आप ज़्यादा समझा रहे हैं तो समझ जाएंगे हल्का सा, कुछ छात्र ऐसे हैं जो आपके समझाने पर तुरंत ही समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मतलब बुद्धि में प्रतिभाशाली हैं। तो जब हम उस प्रकार से सबके क्या बोलते हैं कि एक रेशियो जान जाते हैं कि कितने रेशियो में कैसे बच्चे हैं, तो हमारे पढ़ाने का जो प्रोसेस रहता है, प्रक्रिया रहती है, वो उसी प्रकार से होती है। तो जिस प्रकार से हमारा आउटपुट रहेगा, जिस प्रकार से हमारा क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन रहेगी, निदान रहेगा, जानकारियां हम जिस प्रकार से ले पाएंगे, उसी प्रकार से हम उसका उपचार करेंगे।
तो उपचारात्मक शिक्षण वही होता है जहाँ पर हम छात्र की कमजोरियों को, उसकी अक्षमताओं को, जो उसके अंदर वीकनेस है, उसको हम जानकर उसको दूर करने का प्रयास करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि इसमें जैसे जुड़ा होता है कि बातों में कि अभ्यास का नियम इसमें फॉलो करता है, प्रभाव का नियम इसमें फॉलो करता है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम आपने उसमें बाल विकास में पढ़ा होगा कि अभ्यास का नियम जहाँ पर बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है। जो कमज़ोर छात्र होते हैं, जिनकी कमज़ोरी ये होती है कि वो लंबे समय तक याद नहीं कर पाते, तो हम उनको बार बार अभ्यास कराते हैं। अभ्यास इन द सेंस रटाना नहीं, अभ्यास इन द सेंस करके कराना, कुछ क्रियाविधि के जरिए कराना, जिससे क्रियाविधि के जरिए लिया गया ज्ञान स्थायी ज्ञान हो जाता है और उसी का इफेक्ट हमें मालूम चलता है, वो कहलाता है प्रभाव का नियम। ठीक, अब अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी अक्षमताओं और दुर्बलताओं को दूर करना शिक्षक का कर्तव्य बनता है। कि विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी मतलब पढ़ने से संबंधित जितनी भी उसकी अक्षमताएं और दुर्बलताएं हैं उनको दूर करना है, कमियों को, दोषपूर्ण आदतें, कुशलताएं एवं मनोवृत्तियों को समाप्त करना। जो उसके अंदर दोषपूर्ण आदतें हैं, जो उसके अंदर गलत आदतें हैं, उन सबको दूर करना, उसकी सोच को परिवर्तित करना। मान लीजिए उसकी सोच ही गलत है, वो किसी चीज को लेकर आगे की तरफ विचार उसके नहीं बढ़ते हैं, उन चीजों को समाप्त करना। कभी कभी बहुत से लोग बहुत ज्यादा ही सुपरस्टिशियस होते हैं, ठीक, तो उन सब चीजों को दूर करना। उसके बाद आते हैं अवांछनीय रुचियां, आदतें और दृष्टिकोण। अवांछनीय मतलब कि जो उसके हितकर ना हो, जो छात्र के लिए हितकारी ना हो, जो सही दिशा में वो बच्चा नहीं बढ़ रहा है, ऐसी रुचियां अगर ले रहा है तो उन चीज़ों को और उसका सोच दृष्टिकोण को हम किस में परिवर्तित करेंगे? सही सोच में। वांछनीय रुचि, आदतें एवं दृष्टिकोण में उसको परिवर्तित करना किसका कर्तव्य है? शिक्षक का। शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न करना और उसको टीचिंग के प्रति रुचि मतलब अन्य जगहों पर जहाँ पर उसका रुझान जा रहा है उनसे हटाकर हमें उसका रुझान शिक्षण के प्रति लाना है और उसका आत्मविश्वास जगाना है ताकि वो शिक्षण क्रिया भली भांति कर सके, शिक्षक के द्वारा लिया ज्ञान उसको ग्रहण कर सके। उसका दिमाग अगर इधर उधर भटकेगा कि हाँ अरे खेलना ही अच्छा है, ये करना ही अच्छा है, वो करना ही है, तो बकवास है पढ़ाई लिखाई, तो अरे ये वो मतलब उसे तो बिल्कुल नहीं पढ़ा था, देखो आज कितना कमा रहा। तो अगर इस तरह की धारणा या सोच लिए बैठा हुआ है तो उसका क्या आप ज्ञान जो है उसका स्थायी नहीं बना सकते हैं, आप उसको ज्ञान नहीं दे सकते। तो इसी प्रकार से है कि उपचारात्मक शिक्षण में हम पहले छात्रों को उनकी कमजोरियों को, कमियों को जान लेते हैं, यानी कि निदान करते हैं और उसके बाद उसका उपचार करते हैं। निदान कमियों को जानना भी बहुत जरूरी है ना, किसका उपचार करोगे बिना कमियों को जाने? तो एक कुशल शिक्षक ही छात्रों की कमियों को जान सकता है और कमियों को जानकर उसका उपचार करना ही सही शिक्षण होता है। तो ये हमारे दो हो गए ये, और इसके साथ ही सहभागी शिक्षण है। सहभागी शिक्षण जो होता है ज़्यादा वो नहीं, उसमें यही है कि टीचर और स्टूडेंट की सहभागिता से शिक्षण कार्य करवाया जाता है, जहाँ पे कोऑपरेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारा उपागम हो गया। ठीक है, प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए बने रहिए आगे भी इसी के साथ ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।